मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने जगदलपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में नीट परीक्षा और कथित पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के कारण लाखों छात्र मानसिक दबाव में हैं और कई छात्र निराशा का सामना कर रहे हैं। बैज ने हाल ही में जगदलपुर की एक छात्रा की मौत का उल्लेख करते हुए कहा कि परीक्षा परिणामों से उपजी निराशा गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने में विफल रही है तथा पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस छात्रों के हितों की आवाज सड़क से लेकर संसद तक उठाती रहेगी और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग जारी रहेगी। जिस प्रकार से हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में छात्रों के हक और अधिकार के लिए नीट पेपर लीक के खिलाफ में छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये पूरे देश में चल रहा है। कोटा से इसकी शुरुआत हुई, राष्ट्रीय स्तर पर शानदार और व्यापक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था। इसके बाद देवभूमि देहरादून छात्रों की गूंज पहुंच चुकी है, जहां पे हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने हजारों छात्रों के साथ उन्होंने अपने विचार साझा किए और जो नीट पेपर लीक के खिलाफ उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद किए। ये लगभग 150 बार भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के कार्यकाल में 150 बार से अधिक पेपर लीक हुए, जिसमें 7,500 से अधिक छात्र छात्राएं और परिवार प्रभावित हुए हैं। और सीधे प्रभावित नहीं, मतलब अभी तक 2 दर्जन से इस समय का पेपर लीक 2026 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने आत्महत्या किए हैं, जिसका सीधा जिम्मेदार मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि उनकी यह भ्रष्ट सिस्टम ने छात्र छात्राओं को आत्महत्या करने पर मजबूर किया, उन परिवार को बेघर किया जो गरीब परिवार और अपने बच्चों का उन्होंने भविष्य का सपना देख रहे थे। इसके खिलाफ में लगातार कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारे बिलासपुर में भी छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुई, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, मैं भी स्वयं रहा। तो इस तरह से छात्रों की गूंज कार्यक्रम लगातार पूरी देश में चल रहा है और आने वाला समय में हम लोग छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ के एक संभाग बिलासपुर में हो चुका है, शेष 4 संभागों में आयोजित करने के लिए, छात्रों के गूंज कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए कांग्रेस पार्टी से विचार कर रही है। साथ ही इस सिस्टम का भेंट हमारी जगदलपुर आड़ावाल की एक छात्रा सुरला हारिका राव ने भी आत्महत्या की। जब उन्होंने पेपर लीक हुआ उस समय उनका पेपर बहुत शानदार बना था, तैयारी अच्छा थी, लेकिन पेपर लीक होने के वजह से वो पेपर कैंसिल हुआ, रद्द हो गया। उसके बाद जब अब पेपर दी तो उनके अनुरूप, उनकी तैयारी के अनुरूप वो नंबर नहीं आए। 2 दिन पहले रिजल्ट आया, देखी रिजल्ट उनके अनुरूप नहीं आया तो उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुरला हारिका राव, निश्चित रूप से उनके परिवार से हम लोग जाकर मिले, परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है, पूरा परिवार टूट चुका है। अगर इसका कोई जिम्मेदार है इस भ्रष्ट तंत्र का, तो मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो देश के लाखों करोड़ों युवाओं के साथ उनके भविष्य साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके खिलाफ लगातार हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर छात्रों से सीधा संवाद कर रहे हैं, ताकि इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ सके और आने वाला समय इस भ्रष्ट सिस्टम को उखाड़ कर फेंक कर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सके। कांग्रेस सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट था, ताकि कोई गरीब, कोई मजदूर,
कोई किसान, कोई मध्यम परिवार, कोई आदिवासी परिवार के बच्चे निःशुल्क पढ़ सके, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में। इसके लिए हमारी कांग्रेस की सरकार ने लगभग 750 से अधिक इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वामी आत्मानंद खोला था, जिसमें कई युवाओं को, उन्होंने हजारों युवाओं को इस स्कूल खुलने से पद का सृजन भी हुआ था और नौकरियां भी दी। लेकिन इस सरकार ने इस शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर दिया, चौपट कर दिया और आज इंग्लिश मीडियम स्कूल को भी बकायदा महंगी फीस ले रही है, जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी, गरीब मजदूर एफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल है। और स्वामी आत्मानंद को इस सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। आने वाला समय में निश्चित रूप से इसके लिए भी कांग्रेस लड़ रही है। आने वाला समय में फिर से जब हमारी सरकार आएगी, स्वामी आत्मानंद स्कूल को मजबूत करेंगे और इसका विस्तार करेंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति पत्नी के पारिवारिक विवाद से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि छोटी छोटी नोकझोंक, विचारों में मतभेद या कभी कभार होने वाले झगड़े को मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता और केवल इसी आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता। मामला रायपुर के एक दंपत्ति से जुड़ा है, जिनकी शादी वर्ष 2014 में परिवार की सहमति से हुई थी। शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे हुए, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई। इसके बाद पति ने पत्नी पर मानसिक क्रूरता के आरोप लगाते हुए परिवार न्यायालय में तलाक की याचिका दायर की। हालांकि फैमिली कोर्ट ने आरोप साबित नहीं होने पर याचिका खारिज कर दी। इसके खिलाफ पति हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन हाईकोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि पत्नी हमेशा पति के साथ रहने को तैयार थी और रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे मानसिक क्रूरता साबित हो सके। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज कर। बिलासपुर में बारिश भले ही थम गई हो, लेकिन उसके बाद अब लोगों के सामने एक नई और गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। तोरवा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 41 में नलों से गंदा और मटमैला पानी आने के साथ साथ उसमें कीड़े भी निकलने की शिकायत सामने आई है। इस स्थिति ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। रहवासियों का आरोप है कि अमृत मिशन और बोरवेल से होने वाली जलापूर्ति पूरी तरह दूषित हो चुकी है। लोगों का कहना है कि नगर निगम द्वारा पानी की टंकियों की नियमित सफाई नहीं कराई जा रही, जिसके कारण पेयजल की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। दूषित पानी की वजह से बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल जलापूर्ति व्यवस्था की जांच कर साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। वार्डवासियों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कितनी तेजी से कार्रवाई करता है। अभी सवेरे जब मैं पानी भर रहा था तो छन्नी में भर रहा हूँ, जिसका वीडियो बनाया हूँ, उसके बावजूद भी मैं थोड़ा ध्यान से देखा हूँ तो मेरे को कीटाणु चलते हुए नजर आया, तो मैं उसको वीडियो बनाया हूँ। अब ये किस कारण हो सकता है, किस बीमारी फैल सकता है बच्चे लोगों को, क्या किया जाए। बिलासपुर में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश ने जहां गरीब परिवारों के आशियाने उजड़ गए और कॉलोनियों में लोगों के घरों का सामान पानी में खराब हो गया, वहीं उचित मूल्य की राशन दुकानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बारिश के कारण जिले की 40 से अधिक उचित मूल्य की राशन दुकानों में रखा चावल, नमक और शक्कर पानी में भीगकर खराब हो गया है। सबसे ज्यादा नुकसान बैमानगोई क्षेत्र की राशन दुकान में हुआ है, जहां करीब 200 क्विंटल चावल खराब होने की बात सामने आई है। इस नुकसान को लेकर उचित मूल्य की राशन दुकानों के संचालक जिला कलेक्टर से मिले और ज्ञापन सौंपकर क्षति का सर्वे कराने तथा उचित मुआवजे देने की मांग की। संचालकों का कहना है कि बारिश से खराब हुए खाद्यान्न के कारण हितग्राहियों को समय पर राशन का वितरण करना संभव नहीं हो पाएगा। ये शासकीय राशन दुकानों में 2 दिन पहले जो प्राकृतिक आपदा हुई थी, और शासकीय दुकानों में राशन दुकानों में पूरा जल भराव हो गया है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसी की मांग कर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो हमारी आर्थिक नुकसान हुआ है उसका जो हमको नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाए और सर्वे करवाया जाए। सर्वे में के बाद जो अगर उचित मूल्य में दुकानों में अगर मान लो कभी कुछ नुकसान या चावल की मात्रा कम रही है तो उचित कुछ कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, ये हमारे तरफ नहीं हुआ है। और मैं बैमानगोई में जो इतनी बड़ी मात्रा में, तो बैमानगोई के विधायक, जनप्रतिनिधि, लोकप्रति विधायक जी को उनको भी चाहूँगा कि आप वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते हुए हमारी मांग को रखें और जितना नुकसान हो उसकी भरपाई कराया जाए। मैं रवि पिरानी, जिला अध्यक्ष, शासकीय राशन कलेक्टर कल्याण।
रतनपुर की ऐतिहासिक जल धरोहरों को अब नई पहचान और नई जिंदगी मिलने जा रही है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तथा बिलासपुर सांसद तोखन साहू के प्रयासों से मिशन अमृत सिटी 2.0 के तहत रतनपुर और तखतपुर के 4 प्रमुख तालाबों के संरक्षण, पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण के लिए करीब 25 करोड़ 90 लाख रुपए की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत रतनपुर के रत्नेश्वर तालाब के लिए लगभग 9.50 करोड़, कृष्णाजुनी तालाब के लिए 7.50 करोड़, दनिहा तालाब के लिए 4.5 करोड़ और तखतपुर के टुनही तालाब के लिए करीब 4.40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इन परियोजनाओं में 5 वर्षों तक संचालन और संधारण का भी प्रावधान रखा गया है। तोखन साहू ने कहा कि रतनपुर की पहचान उसके प्राचीन तालाबों, मंदिरों और समृद्ध विरासत से जुड़ी है। इन जल स्रोतों का संरक्षण केवल विकास नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर को सुरक्षित रखने का संकल्प है। इस पहल से जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और पर्यटन को भी नई मजबूती मिलेगी। रतनपुर में आज ही 5 तालाब है कि 4 तालाब के लिए लगभग 26 करोड़ रुपया उसके तालाब गहरीकरण, सौंदर्यीकरण के लिए आज ही स्वीकृत मिला है। एक रतनपुर में डीएसपी भवन माने 13 करोड़ 100% केंद्र सरकार के पैसे से बनने वाला, राज्य सरकार केवल जमीन देगी, वो भी मैंने स्वीकृत कराया। यानी रतनपुर की जो गौरव है, जो प्राचीन उनकी गौरव है, वह उस रूप में आगे बढ़े, ऐसा उसके लिए भी प्रयास मैं कर रहा हूँ। रायपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस उपायुक्त उत्तर जोन दीपमाला कश्यप ने नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आकाश मरकाम, सहायक पुलिस आयुक्त पूर्णिमा लामा तथा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों, प्रमुख बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पैदल मार्च किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ आमजन और व्यापारियों से संवाद कर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई। अभियान के तहत उत्तर जोन के सभी थाना क्षेत्रों में कुल 80 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। प्रतिबंधात्मक धाराओं के साथ 32 आबकारी अधिनियम के तहत 18 व एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं 29 व्यक्तियों को बाउंड ओवर किया गया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आकाश मरकाम ने कहा कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। नॉर्थ जोन अंतर्गत रायपुर कमिश्नरेट के डीसीपी मैम के निर्देशानुसार अपराधों पे प्रभावी नियंत्रण, कानून व्यवस्था और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं और जो असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडरी, गुड़ियारी, खमाड़ी, रामनगर चौकी, खमतराई, उगला में करीब 80 लोगों के विरुद्ध को थाना लेके आया गया, जिस पर 32 लोगों के विरुद्ध 170 की कार्रवाई की गई और 36 की कार्रवाई, एक एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई और उसमें करीब 29 लोगों के विरुद्ध 126, 135, 3 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए बॉन्ड ओवर की कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है। इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो भी असामाजिक तत्व इस तरह की चीजें फैलाने का प्रयास करेंगे, नॉर्थ जोन में उन पर लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी। रायपुर के अंबेडकर चौक पर नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को एनएसयूआई ने नीट छात्राओं के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कथित पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ को लेकर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों से प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और सख्त जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही एनटीए पर प्रतिबंध लगाने और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की भी मांग उठाई गई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में भी नारे लगाए और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छात्रों के भविष्य से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन आगे और भी जारी रहेगा। देखिए, नीट पेपर की गड़बड़ी को लेकर हमारा प्रदर्शन जारी है। नीट पेपर भाजपा के शासनकाल में 2 बार लीक हो चुका है। नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफे की मांग को लेके आज हम भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति पर शांतिपूर्वक भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। साथ ही री नीट मामले में भी घोटाले सामने आ रहे हैं।
जिसमें कल एक हमारी छत्तीसगढ़ की बहन जगदलपुर की हरिका राव हताश होकर आत्महत्या कर लेती है। सरकार ये तय करे कि जो देश भर में जो छात्र लगातार आत्महत्या कर रहे हैं उनकी जवाबदेही कौन लेगी, उन परिवार का दुख कौन समझेगा। सरकार को ये भी तय करना चाहिए कि वो चुनाव तो फेयर कराने की बात करती है, लेकिन बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि परीक्षा को फेयर क्यों नहीं कराती, पेपर कैसे लीक हो जाते हैं, ये सरकार को बताना पड़ेगा। और जब तक सरकार या छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लोग हमसे बात नहीं कर लेते तब तक हम यहाँ आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए आए हैं। पहली चीज़ तो ये, दूसरा ये कि जितना जो पेपर लीक हो रहा है उसको हम चाहते हैं कि वो कंट्रोल हो। एनटीए को हटा दो, प्राइवेट कंपनी को मत दो। देश की जिम्मेदारी, देश के युवाओं की जिम्मेदारी खुद लो। सरकार को खुद एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए, किसी प्राइवेट कंपनी को देकर छात्रों का भविष्य खराब ना करे। तीसरा, हम सोनम वांगचुक की रिहाई चाहते हैं। हॉस्पिटल के नाम पर उन्हें इल्लीगल जो कैद कर लिया गया है वो हम रिहाई चाहते हैं सरकार से। अभी हम 24 घंटे यहाँ पर बैठे हैं भूख हड़ताल के लिए। हम चाहते हैं कि सरकार आकर बात करे, जंतर मंतर में हो, पार्लियामेंट में हो, चाहे हमसे हो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। बिलासपुर के बहुचर्चित सर्पदंश मुआवजा घोटाले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम और तहसील कार्यालय के 3 बाबुओं को गिरफ्तार किया है। कलेक्टर के निर्देश पर चल रही जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और आने वाले दिनों में कई और लोगों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। सरकंडा पुलिस ने फर्जी सर्पदंश प्रकरण तैयार कर शासन से मुआवजा राशि हासिल करने के मामले में एसडीएम कार्यालय के बाबू नरेंद्र कौशिक, तहसील कार्यालय के बाबू हरिशंकर राठौर और गरीब बिंजवार को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। जांच में सामने आया है कि कई मामलों में आत्महत्या, बीमारी और अन्य कारणों से हुई मौतों को सर्पदंश से मौत बताकर फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई। इसके बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासन से मिलने वाली 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्राप्त की गई। एक मामले में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की मौत को भी सर्पदंश बताकर फर्जी प्रकरण तैयार कर दिया गया था। दरअसल वर्ष 2024 में बिलासपुर में सर्पदंश से 431 मौतों का आंकड़ा सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया। विधानसभा में यह मुद्दा उठने पर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए। इसमें कुछ इस तरह के सर्पदंश के मामले यहाँ पे थे जिसमें फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, जिसमें वास्तव में वैसी घटना नहीं हुई थी, और उन घटना को सर्पदंश बताते हुए इसमें आरबीसी 64 के तहत जो है इसमें कार्रवाई की गई थी। और इसमें डिटेल जांच अभी पुलिस के द्वारा की जा रही है, एफआईआर दर्ज करके पुलिस के द्वारा की जा रही है, और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध में कार्रवाई होगी। देश भर में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर छात्र संगठनों और सामाजिक संस्थाओं का विरोध जारी है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सहित कई संगठनों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू करने की मांग उठाई। इस बीच एआईडीएसओ छात्र संगठन ने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को जंतर मंतर स्थित अनशन स्थल से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाने की दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और इस तरह की कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। छात्रों ने सरकार से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, परीक्षा प्रणाली में सुधार करने और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों का सम्मान करने की मांग की। नहीं चलेगा, लोकतांत्रिक आंदोलन का दमन करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रिया करो, शिक्षा विरोधी बदलाव करना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, शिक्षा विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पेपर लीक पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। पेपर लीक पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। देश भर में इतने पेपर लीक, जवाब दो, जवाब दो। देश भर में इतने पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? केंद्र सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। लोकतांत्रिक आंदोलन का दमन करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज पूरा देश ये चीज़ों को जानता है कि आज किस तरीके से हम ही नहीं, पूरा देश में किस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। अभी जो सोनम वांगचुक सर ने जो भूख हड़ताल जारी रखा था,
शांतिपूर्ण न्यायपूर्ण आंदोलन को दमन करने मतलब खत्म करने के लिए उस आंदोलन को किस तरीके से दमन किया गया, ये तो पूरा आज देश देख रहा है। पूरा देश इसके खिलाफ में आंदोलनरत है। जो आज वहाँ हॉस्पिटल में लेकर के उनको जितने भी इलाज कर रहे हैं, वो इलाज तो उनको धरना स्थल में भी हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उस आंदोलन का दमन करने के लिए, उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए वो सब रणनीति लगाई गई। इसी के खिलाफ आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान केंद्र की जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा इसलिए देना चाहिए जिससे अगला कोई शिक्षा मंत्री बने तो उसको खौफ हो, अगर कोई शिक्षा क्षेत्र में कोई गड़बड़ी करेगा उसको इसी तरीके से इस्तीफा देना होगा। और एनटीए को रद्द किया जाना चाहिए और जितने भी पेपर जो एंट्रेंस एग्जाम जो तैयार होते हैं उसको निष्पक्षता से उसको जांच की जानी चाहिए, उसको अच्छे से दिलाए। ये सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन सरकार जवाबदेही नहीं होना चाहती है, इसीलिए एनटीए को सामने रख करके ये पेपर लेती है। और जितने भी देख रहे हैं पूरे देश भर में आज पेपर लीक हो रहा है, इसके खिलाफ आज पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं और यहीं पे आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। बिलासपुर के बहुचर्चित सर्पदंश मुआवजा घोटाले में लगातार हो रही गिरफ्तारियों के बीच अब मामला नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। एक ओर पुलिस 17 करोड़ 24 लाख रुपए के कथित फर्जीवाड़े की जांच में डॉक्टर, बाबू, वकील, बैंककर्मी और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर रही है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों ने कार्रवाई के तरीके और जांच की दिशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका आरोप है कि छोटे कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि इस पूरे मामले के बड़े जिम्मेदार अब भी जांच के दायरे से बाहर। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना है कि कुछ कर्मचारियों को केवल पूछताछ के नाम पर थाने बुलाया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। संगठन ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया तथा उन्हें न्यायालय में हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि यदि घोटाले में किसी की भूमिका है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो, लेकिन कार्रवाई केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अब पूरे शहर की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच आखिर बड़े जिम्मेदारों तक पहुंचती है या नहीं। सर्पदंश मामले में जो विधानसभा में उठा था, उस पे हमारे 3 लिपिकों को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके बाद उनको वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। तो इस मामले का विरोध करने के लिए हम लोग आए। सबसे पहले पुलिस की जो प्रक्रिया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ शासन के हम लोग कर्मचारी हैं। किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार करने के पहले विभाग को सूचित करना और विभाग की परमिशन आवश्यक रहती है। पुलिस ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया और राजस्व भी जो मामला है सर्पदंश का मामला, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्पदंश के मामले की शुरुआत होती है आवेदक द्वारा। पहले आवेदन दिया जाता है, उसके बाद पुलिस द्वारा ही उसका पंचनामा किया जाता है। पंचनामा करने के बाद वो एक रिपोर्ट बनती है, उसके बाद जाता है ये जिला चिकित्सालय। जिला चिकित्सालय में संबंधित डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करता है, उसके बाद पटवारी प्रतिवेदन करता है, उच्चाधिकारियों द्वारा जाके मौके पे निरीक्षण किया जाता है, उसके पश्चात संबंधित को भुगतान होता है। इस पूरी प्रक्रिया में जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद प्रस्तुत करने के लिए हमारे लिपिक के पास आता है। तो बाकी कड़ियों को छोड़ के जो पुलिस ने हमारे 3 साथियों को बिना नियमानुसार नहीं किया गया काम, नियम विपरीत उनको पूछताछ के लिए बुला के जो अरेस्ट किया गया, सबसे पहले उसका विरोध है। दूसरा विरोध ये है कि पुलिस द्वारा अपराधियों की तरह उन हमारे साथियों से व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, हथकड़ी लगा के उनको जो यहाँ पे ले आया गया कोर्ट में, इसका विरोध है। क्योंकि ये हम लोग कर्मचारी है, कोई अपराधी नहीं है। तो इस चीजों का विरोध है और हम शासन से मांग करते हैं कि इसके सूक्ष्म जांच हो, हमारे निर्दोष साथियों को तत्काल छोड़ा जाए, है ना। और नहीं, सिंडिकेट बना के काम कर रहे थे तो उसका क्या पुख्ता प्रमाण है इनके पास? शासकीय कर्मचारी को क्या आप ऐसे ही उठा लोगे? सबसे पहली बात, विभाग को परमिशन लेना चाहिए था, विभाग को सूचित करना चाहिए था। पुलिस ने इस प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मामले में कुछ उच्चाधिकारियों को या उच्च लेवल पे बड़े लोगों को बचाने के चक्कर में हमारे इन साथियों को बलि का बकरा बनाया गया है। तो भैया ये तो पुलिस के जांच का विषय है। हम अपने लिपिक साथियों पे जो प्रस्तुत करता है, सिर्फ ना उसको निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं है, निर्णय अधिकारी की आईडी से जाता है। ये प्रस्तुत करेगा, जो निर्णय लेगा उसको कुछ नहीं। और हमारे साथी जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनको आप सरगना बता रहे हो। हम लोगों को तो वही लग रहा है, सीधा सीधा। आपको भी ऐसी लग रहा है, आप तो मीडिया के चौथे स्तंभ हो लोकतंत्र के। ये आप लोग बताइए ना, इससे क्या स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है? कलेक्टर साहब ने बोला है कि इस मामले की सूक्ष्म जांच कराऊंगा और अभी एसपी से बात करता हूं। आज के बुलेटिन बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।